हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11 और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं अपने 6th चैप्टर दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये जो चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये बात करता है किस बारे में, जब हम प्लांट को कट करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या टिश्यूज प्रेजेंट है, कैसे सेल प्रेजेंट है, क्या अरेंजमेंट है और क्या फंक्शन है। इसी चैप्टर को हमने पूरी तरीके से अपने प्रीवियस सेशंस में समझ लिया था और सॉल्व कर लिए थे इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाकर फिर से देख ले। क्यों जरूरी है? क्योंकि यही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। जो क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ वाइवा और मे बी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एनीवेयर, राइट। लेकिन आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी की बुक्स और अदर फेमस राइटर्स के बुक्स का कंटेंट हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एनटीएससी और ओलंपियाड के लिए भी वीडियोस जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। कुछ चैप्टर्स के वीडियोस पढ़ने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है और आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से विद द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे। इसी बात के साथ हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या पूछता है। So, the first question is here in front of you. First question says, product of photosynthesis is transported from the leaves to various part of the plant and stored in some cells before being utilized. इन्होंने बोला है कि जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, यानी बेसिकली जो फूड होता है प्लांट का, वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट होता है और स्टोर होता है प्लांट के ही अलग अलग पार्ट्स में। What are the cells or tissue that store them? तो हम ये देखेंगे कि कहां बना। पहले तो जो फूड है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इनसाइड दी लीफ ऑफ अ प्लांट। लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है और उसके बाद लीव्स से प्लांट के लीव्स कहां होती हैं? हर जगह स्कैटर्ड होती हैं, अलग अलग जगह। उन सारी लीव्स में से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्टेम में, रूट में, हर जगह। अब जब ये फूड ट्रांसपोर्ट होता है तो किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट होता है? तो ट्रांसपोर्ट तो हमें मालूम था, वैस्कुलर बंडल यानी कि फ्लोएम की वजह से ट्रांसपोर्ट होता है। फ्लोएम इज द वेसल व्हिच ट्रांसपोर्ट द फूड इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, जहां से फूड मल्टी डायरेक्शनल ट्रैवल करता है। मल्टी डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में लीव सिचुएटेड है, अलग अलग डायरेक्शन में प्लांट के पार्ट्स भी सिचुएटेड है। अब क्वेश्चन में हमसे लास्ट में पूछा है व्हाट आर सेल्स और टिश्यू दैट स्टोर देम। अब ये फूड स्टोर कहां होता है? तो जब भी प्लांट में स्टोरेज की बात आती है तो सबसे ज्यादा स्टोरेज करने वाले सेल्स कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा स्टोरेज करने वाले सेल्स होते हैं पेरेन्काइमा के सेल्स। पेरेन्काइमा के सेल्स जो कि थिन वॉल्ड होते हैं और थिन वॉल्ड है, अंदर बहुत सारा स्पेस है जो कि फूड को स्टोर करके रखेगा। तब तक स्टोर करके रख रहा है, कब तक? जब तक ये फूड यूटिलाइज ना हो जाए, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो सेल प्रेजेंट है वो कौन सा है? पेरेन्काइमेटस टिश्यू, है ना। सबसे ज्यादा पेरेन्काइमा के सेल्स प्रेजेंट है। सो द सेल व्हिच स्टोर्स द फूड इज द पेरेन्काइमा। और कब तक स्टोर करके रखता है वो फूड? जब तक हम इस फूड को यूटिलाइज ना करने लग जाएं, प्लांट के इस पार्ट में से फूड निकल के अलग पार्ट में ना जाने लगे, जब जरूरत पड़े तब तक इसको स्टोर करके रखने वाला सेल है पेरेन्काइमा। क्लियर हो गया? ओके, सो सी द आंसर। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यू कैन राइट एग्जैक्टली द आंसर, सीधे आप आंसर लिखिए। सो द आंसर कम्स टू द पेरेन्काइमा। कौन से सेल्स हैं? पेरेन्काइमा के सेल्स। क्लियर? ओके, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्रोटोजाइलम is the first formed xylem. If the protoxylem lies next to phloem, what kind of arrangement of xylem would you call it? अब ये जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि जो सबसे पहला फर्स्ट फॉर्म्ड, सबसे पहला जो जाइलम बनता है, जाइलम क्या काम करता है? जाइलम एक वेसल है, एक ट्यूब है जो क्या कैरी करता है? सॉइल में से वाटर और मिनरल्स कैरी करता है और प्लांट के सारे पार्ट्स में देता है। तो अब हमसे पूछा है कि सबसे पहले बनने वाला जाइलम तो था प्रोटोजाइलम, उसका नाम था प्रोटोजाइलम।
इफ द प्रोटोजाइलम लाइज नेक्स्ट टू फ्लोएम, अगर प्रोटोजाइलम फ्लोएम के पास रखा हो, फ्लोएम के पास प्रेजेंट हो, तो उसे कौन सा अरेंजमेंट कहते हैं? इसके पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लोएम जाइलम कैसे अरेंज्ड होता है। हमने वैस्कुलर बंडल पढ़ा है। वैस्कुलर बंडल कई टाइप के होते हैं। कॉन्जॉइंट ओपन होता है, कॉन्जॉइंट क्लोज्ड होता है, रेडियल होता है, कोलेट्रल होता है। तो हमने ये सारे टाइप्स पढ़े हैं कि जो अरेंजमेंट होता है जाइलम और फ्लोएम का। लेकिन इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी थी कि एग्जार्च सिचुएशन और एंडार्च सिचुएशन क्या होती है, राइट? और हम बात कर रहे हैं जाइलम की। तो जाइलम क्या काम करता है? जाइलम कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स और उसे प्रोवाइड कराता है हर पार्ट में। कहां से कहां तक? रूट से लेकर ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यही होता है, ठीक? अब जाइलम जो सबसे पहले बनता है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म्ड इज प्रोटोजाइलम and later formed is metaxylem। लेटर जो बना वो कौन सा है? मेटाजाइलम है, ठीक? अब इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? हमेशा हमने देखा है कि फ्लोएम बीच में होगा, सॉरी जाइलम जो है वो बीच में होगा, जाइलम के अंदर पिथ होगा और फिर फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ होता है। यही पढ़ा है ना? फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, इस साइड बाहर फ्लोएम होगा। अगर फ्लोएम बाहर है और फर्स्ट फॉर्म्ड प्रोटोजाइलम भी बाहर है, ठीक? अब यहां पर कौन सा रहा होगा? बेसिकली अगर हम इसको ऐसे देखें कि यहां पर इस पोजीशन पर जो जाइलम है वो हमारा है प्रोटोजाइलम और यहां पर जो जाइलम है वो है मेटाजाइलम। यही पढ़ा था अपन ने। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहां पर प्रोटोजाइलम किस तरफ दिख रहा है? बाहर की तरफ दिख रहा है ना। तो बाहर की तरफ जब कॉर्नर्स की तरफ जाते हैं तो बोलते हैं पेरीफेरी, और सेंटर तो हमें पता ही है। तो यहां पर हमें ऐसा दिखता है कि सेंटर में मेटाजाइलम है और बाहर की तरफ यानी कि पेरीफेरी की तरफ, टुवर्ड्स पेरीफेरी वी हैव प्रोटोजाइलम। पेरीफेरी की तरफ हमारे पास प्रोटोजाइलम है। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रही हूं? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है कि फ्लोएम की तरफ जो प्रोटोजाइलम है उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लोएम कहां है? फ्लोएम पेरीफेरी की तरफ है। और अगर प्रोटोजाइलम भी पेरीफेरी की तरफ हो और मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ हो, तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है एक्सआर्च सिचुएशन। एक्सआर्च सिचुएशन। और अगर इसका ऑपोजिट होता, अगर मेटाजाइलम बाहर की तरफ और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता, तो वो सिचुएशन हो जाती एंडार्च सिचुएशन, ठीक? तो अभी एंडार्च सिचुएशन में क्या होता है कि मेटाजाइलम सेंटर पर होता है। तो ये सिचुएशन तो हमें नहीं मिली है ना, ये सिचुएशन हमें नहीं मिली। हमें कौन सी मिली? ये सिचुएशन जहां पर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पर है, फ्लोएम भी पेरीफेरी पे था, ठीक? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर विल बी एक्सआर्च। बट नॉट ओनली द लर्निंग ऑफ आंसर। ऐसा नहीं है कि अगर आपके सामने क्वेश्चन है और आपने एक वर्ड याद कर लिया, मैम एक ही वर्ड है तो मैं याद ही कर सकता हूं, तो आप जब एग्जाम देने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहां पर किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। हो सकता है फ्लोएम ना लिखा हो, सिर्फ पेरीफेरी की तरफ है, अगर प्रोटोजाइलम तो क्या बोलेंगे, ऐसा पूछ लिया हो, है ना? तो हमें क्या पता होना चाहिए? कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर मेटाजाइलम बीच में होता है, सेंटर में, है ना, और पेरीफेरी की तरफ प्रोटोजाइलम, तो वो हो गया एक्सआर्च सिचुएशन। इसका ऑपोजिट सिचुएशन बनेगी तो एंडार्च सिचुएशन। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि अगर आप एक याद रख लें तो दूसरा वाला आपको अपने आप याद रहेगा, ठीक है? तो एक सिचुएशन आप याद कर लीजिए। ऑल राइट, सो द आंसर इज एक्सआर्च सिचुएशन एंड यू नो हियर व्हाट इज द एक्सआर्च सिचुएशन। क्लियर? Okay, all right. So we'll move on towards the next question now. Next question says, what is the function of phloem parenchyma? Function of phloem parenchyma. Phloem parenchyma, अगर phloem लिखा है, phloem is used for
ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये तो मैंने आपको अभी बताया ही था, ठीक है, ठीक। लेकिन पेरेन्काइमा जो होता है वो क्या करता है? पेरेन्काइमा, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा, इट स्टोर्स द फूड, इट स्टोर्स द फूड। और ना कि सिर्फ पेरेन्काइमा में फूड स्टोर होता है, लेकिन और भी अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस स्टोर जहां होते हैं वो जगह पेरेन्काइमा की ही होती है। मैंने जब आपको इस चैप्टर का क्विक रिवीजन कराया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जो पेरेन्काइमा के सेल्स बनते हैं, है ना, जब भी सेल डिवीजन होता है, सेल बना, एक सेल था जिसको अपना फंक्शन करना था, दूसरा सेल था जो डिवाइड होता था। अब ये जो फंक्शन करने वाला स्टोर है, जो बेसिकली ग्राउंड टिश्यू बना रहा है, हमने टिश्यू 3 टाइप के पढ़े थे, बाहर वाला एपिडर्मल टिश्यू, कुछ कैरी कराने वाला, ट्रांसपोर्ट कराने वाला वैस्कुलर टिश्यू, इन दोनों को हटा दो तो जितना भी टिश्यू प्रेजेंट है वो ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू में सबसे ज्यादा सेल्स पेरेन्काइमा के होते थे, और वो पेरेन्काइमा क्या करता था? स्टोरेज का काम करता था। अगर फूड स्टोर करेगा तो तब तक के लिए स्टोर करेगा जब तक कि ये फूड यूटिलाइज ना हो जाए, और उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद ये बाकी सब्सटेंसेस को स्टोर करेगा, और वो बाकी सब्सटेंसेस होते हैं जो जिसे हम वेस्ट कहते हैं प्लांट का, ठीक है। तो लेटेक्स हो सकता है, म्यूसिलेज हो सकता है, तो ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट आर आल्सो स्टोर्ड इन द पेरेन्काइमा। तो फ्लोएम पेरेन्काइमा में क्या होता है? फ्लोएम पेरेन्काइमा में होता है फूड का स्टोरेज, एज वेल एज हम कह सकते हैं वेस्ट ऑफ प्लांट, या फिर हम बोल सकते हैं, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि हम बोले स्टोरेज ऑफ वेरियस अदर प्लांट प्रोडक्ट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्टोर करता है। क्लियर सबको? आंसर देखिए, सी द आंसर। Phloem parenchyma stores food material and other substances like resin, latex and mucilage. ये जो resin है, latex है, ये mucilage है, ये प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के secretions ही हैं बेसिकली। म्यूसिलेज जो होता है वो थोड़ा स्टिकी चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, तो ये जो सब्सटेंसेस हैं ये कहाँ रहते हैं? ये भी पेरेन्काइमा में ही रहते हैं। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज फंक्शन ऑफ फ्लोएम पेरेन्काइमा। Clear? Okay. Now let's check the next question. Fourth question देखिए. What is present on the surface of the leaf which helps the plant prevent loss of water but absent in roots? ऐसी कौन सी चीज प्लांट में होती है जो प्लांट के कौन से पार्ट में हो? लीव्स वाले पार्ट में हो, लेकिन रूट वाले पार्ट में ना हो। तो और वो क्या काम कर रही हो? वाटर प्रिवेंट कर रही हो, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रही हो, यानी कि ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कर रही हो। तो आप याद करो, अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से बोलूंगी, जाके पहले चैप्टर का कोई रिविजन जरूर देख के आओ कि ये जो हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हमने 3 टिश्यू पढ़े थे, बाहर का एपिडर्मल टिश्यू, अंदर वैस्कुलर टिश्यू, और इन दोनों को हटा दो तो सारा कुछ क्या है? ग्राउंड टिश्यू। तो ये जो एपिडर्मल टिश्यू था, जब मैंने आपको एपिडर्मल टिश्यू पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि एपिडर्मल टिश्यू एक ऐसी लेयर होती है प्लांट में जो प्लांट की कवरिंग बनाती है, और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ अलग अलग चीजें जुड़ी होती हैं। और वो अलग अलग चीजें क्या हैं? वो सेल्स जिनका फंक्शन क्या है? प्लांट के प्रोटेक्टिव क्राइटेरिया में हो, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर एपिडर्मल टिश्यू में स्टेम के अंदर ट्राइकोम्स होते हैं, ट्राइकोम्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम में कभी कभी आपने देखा होगा फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जो बाकी एनिमल्स को ये प्लांट खाने से रोकते हैं, क्योंकि उनसे कुछ सेक्रीशन होता है, उनसे कोई सब्सटेंस रिलीज होता है, और वो सब्सटेंस ये जो एनिमल प्लांट को खाने वाले थे इनके मुंह में जाकर एलर्जी जैसा कुछ करा देता है। तो क्या इससे क्या होगा कि ये जो एनिमल है ये प्लांट को नहीं खाएगा। तो एक तो ट्राइकोम होते थे, दूसरा अगर रूट में जाएं तो रूट हेयर होते थे। रूट हेयर क्या करते थे? और ज्यादा अब्जॉर्प्शन करते थे वाटर का। और इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है एपिडर्मल टिश्यू में। स्टोमेटा क्या करता है? बीन, ऐसे बीन शेप्ड सेल्स होते थे जो क्या फिर एपिडर्मल सेल्स से घिरे होते थे, और इनका काम क्या था? इनका काम था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन यहीं से जा रहा था, ये भी एपिडर्मिस में प्रेजेंट थे। इनके अलावा वाटर को, ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए एक वैक्सी लेयर थी आउटसाइड
outside epidermal layer to prevent लॉस ऑफ, या फिर मैं लॉस ऑफ वाटर नहीं लिखती हूं, मैं लिखती हूं ट्रांसपिरेशन, टू प्रिवेंट transpiration, that is the loss of water in the form of water vapor. I must not be telling you again and again, transpiration को याद रखना है, बिल्कुल ऐसा लिखा हो जाना चाहिए, नींद में भी पूछें तो बता दो। तो ट्रांसपिरेशन को रोकती है एक वैक्सी लेयर जो एपिडर्मल सेल के बाहर प्रेजेंट हो, और वो कहलाती है क्यूटिकल। वो क्या कहलाती है? क्यूटिकल। अगर ये एपिडर्मल के सेल्स हैं, ठीक है, अगर ये एपिडर्मल के सेल्स हैं, इनका न्यूक्लियस बना देते हैं, तो एपिडर्मल के सेल्स के बाहर एक लेयर होती थी, वैक्सी लेयर, एक वैक्सी लेयर होती थी, ऐसे थिक वैक्स की लेयर, जो क्या करती है, जो वाटर को बाहर नहीं जाने देती। अगर ये वैक्सी लेयर नहीं होती तो सेल में से वाटर जो है वो इजीली इवेपोरेट हो जाता, लेकिन अगर वैक्स का कुछ बीच में आ गया है तो ये इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, वाटर का लॉस ऑफ वाटर या ट्रांसपिरेशन जिसे हम कहते हैं वो नहीं हो पाएगा। सो दिस लेयर इज द लेयर ऑफ क्यूटिकल which prevents loss of water, that is transpiration. That's it. That is all about the answer to this question. Answer देखिए, cuticle is present on the surface of the leaves which help the plant prevent loss of water but is absent in root. अच्छा, अब बात यहाँ आती है कि ठीक है, लीफ में तो प्रेजेंट थी, लीफ पूरे टाइम सन को एक्सपोज थी, सनलाइट को एक्सपोज थी, तो वहां से ट्रांसपिरेशन हो सकता था, तो उसको रोकने के लिए हमने क्यूटिकल लगा दिया। रूट में प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों रूट में प्रेजेंट नहीं है? रूट तो भाई सॉइल में है, उसको तो एक्सपोज होना ही नहीं है, उसमें से लॉस ऑफ वाटर नहीं होता है, उसमें से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, इसीलिए वहां पर क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होती। दिस इज वेरी लॉजिकल एंड वेरी सिंपल। ओके, सो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 says, what is the epidermal cell modification in plant which prevents the loss of water? प्लांट में एपिडर्मल सेल्स में क्या मॉडिफिकेशन होता है कि वो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करे? इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन से कंफ्यूज मत करना। मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को कि अगर उनसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्यूटिकल मेंशन करके आ जाते हैं और ये ध्यान ही नहीं देते हैं कि यहां पर लिखा है एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन। एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, मैंने आपको यह भी पढ़ाया है कि अगर किसी प्लांट में, किसी पार्ट में उस प्लांट के कोई सेल, कोई टिश्यू अपना काम छोड़कर कुछ और काम करने लगे तो उसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। जैसे स्टेम में भी मॉडिफिकेशन पढ़ा है हमने, रूट में भी मॉडिफिकेशन पढ़ा है, लीव्स में भी मॉडिफिकेशन पढ़ा है, जहां पर वो टेंड्रिल बन जाया करती थी और टेंड्रिल सपोर्ट का काम करने लगती थी। सो देयर वर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड। मॉडिफिकेशन किसी पार्ट का क्या होता है? जब वो पार्ट अपना मेन काम, मेन फंक्शन छोड़ के कुछ और करने लग जाए। जैसे स्टेम का काम हुआ करता था कि वो वैस्कुलर बंडल से खाना और पानी पहुंचाए प्लांट में, और सपोर्ट प्रोवाइड करे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, ताकि बहुत बड़ा प्लांट भी खड़ा रह सके। तो अगर वो ये काम छोड़ के फिर और कुछ करने लगी, फोटोसिंथेसिस करने लग गई, तो ये तो वो एक्स्ट्रा काम कर रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो लीफ का काम था। तो ये हो जाता है कि उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। पिक्चर प्लांट हमने पढ़ा था। पिक्चर प्लांट कोई ऐसे मार्शी एरिया में जहां पर प्रॉपर उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी वहां ग्रो होते थे, नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं थी वहां ग्रो होते थे, और नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत जरूरी था। तो उसने क्या किया, अपने लीव्स को मॉडिफाई कर लिया, पिक्चर में डेवलप कर दिया। अब ये पिक्चर क्या करता है, ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट को, मार देता है, खा लेता है और उनसे अपना नाइट्रोजन ले लेता है। तो ये मॉडिफिकेशंस होते हैं। अब हमसे यहां क्वेश्चन में पूछा है कि एपिडर्मल मॉडिफिकेशन क्या होता है? एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन, एपिडर्मल सेल मतलब वही प्लांट की जो स्किन थी, प्लांट की जो स्किन थी, इस स्किन के सेल्स में कुछ चेंज आया। इनका काम क्या था? इनका काम था कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, बाहर से ढक के रखते थे ताकि कोई चीज ऐसे ही अंदर ना जा सके प्लांट में। अब ये प्रोटेक्शन का काम छोड़कर काम करने लगे हैं किसका? प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में इन्होंने
ये नया काम कर दिया ना, ये इनका एक नया काम है। ये काम करने के लिए इनने अपने आप को कैसा मॉडिफाई किया, ये काम करने के लिए कुछ प्लांट्स कभी कभी अपने एपिडर्मल सेल्स को लार्ज सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो लार्ज सेल्स क्या कहलाते हैं, वो लार्ज सेल्स कहलाते हैं बुलीफॉर्म सेल्स, बुलीफॉर्म सेल्स। ये जो बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं, ये लार्ज सेल्स हैं जो पानी को स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। जब तक इन सेल्स में वाटर स्टोर रहेगा तब तक ये स्ट्रेट रहेंगे, है ना। जो अपनी लीफ है उसका सरफेस भी ये प्लेन रखेंगे। जैसे ही इनके पास से वाटर चला जाता है, वाटर जो है वो यूटिलाइज हो जाता है, प्लांट यूज कर लेता है वाटर, तो ये सेल्स खाली हो जाते हैं। और जैसे ही ये सेल्स खाली हो जाते हैं तो ये लीफ को क्या करते हैं, कर्ल करा देते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये ऐसे मैं बताती हूँ तो मुझे इजी रहेगा तुम्हें बताने में। अगर इस पोर्शन पे वाटर स्टोर था, ठीक है, वाटर हो गया यूटिलाइज, अब ये सेल हो गए खाली, तो ये लीफ को ऐसे मोड़ देंगे। क्यों मोड़ देंगे, ताकि सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए। सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा तो वाटर लॉस कम हो जाएगा। सो दीज आर दी बुलीफॉर्म सेल्स, जो ज्यादातर कहां देखे जाते हैं, ग्रासेस में, ठीक। लेट्स सी द आंसर। इन ग्रासेस, लेट मी यूज दिस कलर, in grasses certain adaxial epidermal cells along the veins modify themselves into large empty colorless cell। यहां पर जो लिखा हुआ है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं अटेंड किए उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, उसे देख के जरूर आओ, तो ही इस चैप्टर को पढ़ने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। तो यहां लिखा हुआ है कि ग्रास में अडैक्सियल एपिडर्मल सेल, अडैक्सियल का मतलब होता है डोर्सल साइड, पीछे की साइड जो होती है लीफ की, और आगे की साइड होती है वेंट्रल साइड। हमारी बॉडी में भी डोर्सल वेंट्रल होता है, लीफ में अडैक्सियल यानी डोर्सल, और वेंट्रल साइड नहीं बोलेंगे, उसमें अबैक्सियल बोलेंगे, ठीक है। अबैक्सियल या अडैक्सियल, अडैक्सियल यानी पीछे का पोर्शन। तो जो लीफ का पीछे का पोर्शन होता है उसके जो एपिडर्मल यानी कि स्किन वाले प्रोटेक्टिव कवरिंग वाले सेल्स होते हैं, उनके वेन्स में मॉडिफिकेशन होता है। हमने देखा था ना कि ये लीफ है, तो लीफ में ये ऐसे ऐसे जो गई है ये वेन्स है, मिड रिब के साथ जुड़ी हुई है, ये वेन्स है। या फिर अगर हम पैरेलली देखेंगे, पैरेलल वेनेशन देखेंगे, तो हमने ये पढ़ा है ऐसे ऐसे पैरेलल वेनेशन वेन्स का बना होता है। तो वेन्स के पास जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं, और लार्ज एम्प्टी कलरलेस, बड़े बड़े एम्प्टी खाली जगह, क्योंकि पानी स्टोर होना है, और कलरलेस होते हैं। दीज आर कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल्स, जिन्हें हम बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं, और कई बुक्स में इसको मोटर सेल भी कहा जाता है। तो मोटर सेल क्यों कह रहा है, क्योंकि ये कंट्रोल करेगा वाटर को, है ना, वाटर का फंक्शन। बुलीफॉर्म सेल्स हेल्प इन फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ ग्रास लीव्स। बुलीफॉर्म सेल्स क्या करती है, फोल्ड कराती है, फिर अनफोल्ड कराती है, फोल्ड कराती है, अनफोल्ड। जब पानी नहीं है तो फोल्ड कर लिया, सरफेस एरिया कम हो गया, वाटर लॉस कम हो गया। जब पानी है तो खोल दिया, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, वाटर लॉस हो जाएगा अगर जरूरत है तो। सो व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव अब्सॉर्ब्ड वाटर, जब बुलीफॉर्म सेल्स जो हैं वो वाटर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो वो टर्जिड हो जाते हैं, मतलब एकदम स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है, टर्जिड हो जाते हैं। एंड लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, और लीफ एक्सपोज्ड हो गई, खुल गए, लीफ एक्सपोज हो गई। व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, और जब फ्लैसिड हो जाते हैं, सिकुड़ते हैं थोड़े से वाटर स्ट्रेस की वजह से, सो दे मेक द लीफ कर्ल इनवर्ड, लीफ जो है वो इनवर्ड कर्ल हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज इनरोलिंग, टू मिनिमाइज वाटर लॉस, दैट इज ट्रांसपिरेशन। क्लियर, यही मैंने आपको ऑलरेडी समझाया यहां पूरे प्रोसेस में। That's it. So always remember the buliform cell and the cuticle. ठीक, क्यूटिकल वैक्सी लेयर थी, उसको कोई सेल वेल जैसा कुछ नहीं था, एक वैक्सी लेयर है। यहां बुलीफॉर्म सेल प्रॉपर एपिडर्मल सेल है। ये जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं यही अब चेंज हो जा रहे हैं और मॉडिफिकेशन करके बुलीफॉर्म सेल फॉर्म करके रिड्यूस कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says, so the sixth question, what does the sixth question says?
व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट वुड शो दी फॉलोइंग। हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं और पूछा है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला है रेडियल वैस्कुलर बंडल। सो व्हाट डू यू नो अबाउट द रेडियल वैस्कुलर बंडल? एक्चुअली में ये होता क्या है पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा और फिर हम बता पाएंगे कि ये कहां प्रेजेंट होता है। रेडियल वैस्कुलर बंडल होता है जब वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम रेडियल अरेंजमेंट शो करे, दैट इज विद द टू रेडियाई। तो रेडियल बंडल में ऐसा पेरीसाइकिल के अंदर होता है। पेरीसाइकिल के अंदर जाइलम कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होता है और फ्लोएम जो है, फ्लोएम यहां पर इस साइड अरेंज्ड होता है। ठीक, तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि दो रेडियाई बन रहे हैं। टू रेडियाईज आर फॉर्म्ड, वन रेडियाई, वन मिनट, दिस इज वन रेडियाई, दिस इज सेकेंड, दिस इज, these are two radii, these are two radii, these are two radii। तो ये दो रेडियाई में प्रेजेंट है। एक रेडियाई ये था, एक ये था, तो एक वैस्कुलर बंडल ये हो गया, एक वैस्कुलर बंडल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, वन मिनट, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया एंड दी फोर्थ वन इज दिस। तो हमारे पास ये टेट्रार्च सिचुएशन है जहां पर चार वैस्कुलर बंडल के हमें पोर्शंस दिख रहे हैं अलग अलग और दो रेडियाई में प्रेजेंट। दिस इज द रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल। और ये रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल किस में देखा जाता है? रूट्स में देखा जाता है। और हमने ये भी देखा था, ये तो प्राइमरी सिचुएशन है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो और ज्यादा जाइलम अंदर की तरफ बनेगा और ये जो फ्लोएम था, प्राइमरी फ्लोएम जो कहलाएगा, ये बाहर की तरफ चला जाएगा। प्राइमरी फ्लोएम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम और फिर प्राइमरी जाइलम बीचों बीच। वो ज्यादा कंप्रेस नहीं होता क्योंकि उसके पास हार्ड लिग्निफाइड वॉल्स होती है। सो ये सिचुएशन होती है कहां पर? रूट्स में। तो पहला वाला जो हमारा आंसर है, इट गोज टू दी रूट्स। I'll use different color। तो ये हमारा आंसर कहां जाता है? आंसर इज रूट्स। ठीक है, अब दूसरा है पॉलीआर्च जाइलम। पॉलीआर्च मतलब क्या होता है? देखो यहां पर चार ग्रुप बने थे, तो ये चार ग्रुप क्या कहलाते हैं? ये चार ग्रुप्स जो है वो पॉलीआर्च टेट्रार्च कहलाते हैं। और अगर ऐसे बहुत सारे रेडियाई बन जाएं तो उसको बोलेंगे पॉलीआर्च। कितने बहुत सारे? अगर 5 या 6 से ज्यादा बंडल्स मिले तो वो कहलाएगा पॉलीआर्च सिचुएशन। और उसमें कैसा दिखेगा? इस तरीके से पेरीसाइकिल की लेयर होगी जहां पर बहुत सारा, ये है जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, रेड से मैं जितना बना रही हूं वो जाइलम, राइट। इसके बाद फ्लोएम इसके बीचों बीच प्रेजेंट होगा इस तरीके से, यहां फ्लोएम, यहां फ्लोएम, यहां फ्लोएम, दिस फ्लोएम, 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 फ्लोएम एंड फ्लोएम। तो यहां पर आपको कितने ग्रुप्स दिख रहे हैं? वॉच इट केयरफुली। यहां पर एक ग्रुप ये दिखा, एक रेडियाई, दो रेडियाई, तीन रेडियाई, चार रेडियाई, 5, 6, 7, 8। सो हमें यहां पर कितने रेडियाई मिले? 8 मिले। तो हमने इसको बोला दिस इज अ पॉलीआर्च सिचुएशन। पॉलीआर्च सिचुएशन, ओके। पॉलीआर्च सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जहां पर वैस्कुलर बंडल 5 से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं और इंक्लूडिंग जाइलम एंड फ्लोएम, बोथ ऑफ देम। तो ये जो पॉलीआर्च सिचुएशन है ये कहां देखने को मिलती है? इट इज ऑल्सो सीन इन दी रूट्स। ये भी रूट्स में देखने को मिलती है, लेकिन किसकी रूट्स में? इन दी रूट्स ऑफ मोनोकॉट्स, मोनोकॉटिलेडनस प्लांट्स। ठीक, नेक्स्ट है वेल डेवलप्ड पिथ। वेल डेवलप्ड पिथ का क्या मतलब है? अगर आप इसी डायग्राम को अच्छे से देखोगे, है ना, तो आपको यहां पर क्या समझ में आता है? आपको यहां पर ये समझ में आता है कि ये जो मैंने बंडल्स बनाए हैं, ठीक, इन बंडल्स के बीच में ये वाला एरिया फ्री है। कौन सा एरिया? ये एरिया फ्री है। आई विल यूज डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन स्पॉट, है ना। कौन सा वाला एरिया फ्री है? ये वाला एरिया फ्री है, दिस एरिया। तो ये जो एरिया होता है सेंट्रल में, यहां से इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इस एरिया को बोलते हैं हम पिथ। दिस एरिया इज कॉल्ड एज पिथ। तो पिथ का एरिया वेल डेवलप्ड होता है। और फिर पिथ से क्या होता है? पिथ से ऐसा लगता है जैसे रेज निकल रही हैं बिटवीन द वैस्कुलर बंडल, तो वो कहलाती है मेडुलरी रेज। कौन से सेल्स प्रेजेंट है? पेरेन्काइमा।
तो ये होता है पिथ। और पिथ जो है वेल डेवलप्ड कब कहलाता है? जब ये पिथ श्रिंक ना हो, यहां पर कोई बंडल ना रहे, खाली जगह रहे, सिर्फ पेरेन्काइमेटस सेल्स रहे। सो वी से दैट दिस प्लांट इज हैविंग अ वेल डेवलप्ड पिथ। अच्छे से बड़ा सा आपको पिथ का पोर्शन सेंटर में दिख रहा है। तो ऐसा देखा जाता है डाइकॉट के स्टेम्स में और मोनोकॉट के रूट्स में। ठीक, डाइकॉट के स्टेम में, मोनोकॉट्स के रूट में। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखो, रेडियल वैस्कुलर बंडल इज सीन इन द रूट्स। हाँ, बिल्कुल रूट्स में ही होता है, हमने ड्रॉ करके भी देखा। पॉलीआर्च जाइलम जो है वो कहां मिलता है? मोनोकॉट रूट्स में, ये भी हमने ड्रॉ करके देखा। एंड वेल डेवलप्ड पिथ इज सीन इन द डाइकॉट स्टेम एंड एज वेल एज मोनोकॉट रूट्स। That's it. That is all about the answer to this question. Next question की तरफ move करते हैं. Seventh question says, what are the cells that make the leaves curl in plants during water stress? Water stress में कौन से cells होते हैं जो curl करा देते हैं लीफ को? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस बारे में बात करी थी कि epidermal cells modify into what? Into bulliform cells. बुलीफॉर्म सेल्स। और ये बुलीफॉर्म सेल्स कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, ठीक है, लार्ज एम्प्टी होते हैं। और इन बुलीफॉर्म सेल्स को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है मोटर सेल्स। जब इन सेल्स में पानी भरा होता है तो ये लीफ को एक्सपोज रखते हैं टू द एनवायरनमेंट। जब इन सेल्स में वाटर है, H2O, ठीक, जैसे ही वाटर ड्रेन हो जाएगा, यूज हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, तो ये जो लीफ है ये इस तरीके से कर्ल हो जाएगी। ठीक, तो क्या होगा? अभी जो सीधे ऐसा ये सरफेस एरिया एक्सपोज था, अब सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया, तो वाटर लॉस कम हो जाएगा। सो दीज आर दी बुलीफॉर्म सेल्स और दी मोटर सेल्स। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी दी आंसर। आंसर इज बुलीफॉर्म और दी मोटर सेल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सीधी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द कैम्बियल रिंग? कैम्बियल रिंग कैसे बनती है? कैम्बियल रिंग और वैस्कुलर कैम्बियम हमने कब पढ़ा था? जब हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। आई हैव एक्सप्लेन्ड I have tried explaining it very transparently कि क्या होता है सेकेंडरी ग्रोथ। अगर नहीं देखा है, go and watch that video। लेकिन ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है यही बनाती है कैम्बियल रिंग। और कैसे बनाती है? ये हमारा पेरीसाइकिल के अंदर ट्रायंगुलरली इस तरीके से, लेट मी मेक इट अ बिगर वन, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाती हूं, ठीक है? नहीं है सही? इस तरीके से हमारे पास पेरीसाइकिल की लेयर होती है, ये जुड़ी हुई है ना, पेरीसाइकिल की लेयर होती है। इसके बाद इसके अंदर होते हैं वैस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट टाइप के, ठीक, ऐसे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। तो यहां पर जाइलम है, यहां जाइलम है, नीचे की तरफ फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जहां पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, उनके बीचों बीच प्रेजेंट है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। और दो बंडल्स के बीच में आपको स्पेस दिख रही है, दो बंडल्स के बीच में जो स्पेस दिख रही है, वहां पर जो कंजंक्टिव टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। नो, नॉट दिस कलर, यू कैन नॉट सी दिस कलर। उसको हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये वाला। ठीक, तो अब क्या होता है कि इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम आपस में अंदर बाहर से ज्वाइन कर लेते हैं और एक सर्कल टाइप का फॉर्म कर लेते हैं, और वही सर्कल कैम्बियल रिंग कहलाती है। आई विल मार्क इट फॉर यू। ये जो अंदर वाली है, ठीक है,
ये जो अंदर वाली है जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में, दैट इज इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, और दो बंडल्स के बीच में जो है दैट इज इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दैट दे स्टार्ट ग्रोइंग, दे स्टार्ट डिवाइडिंग, दे फॉर्म अ लेयर विच इज कॉल्ड एज कैम्बियल रिंग। क्लियर हो गया? और कौन सी ग्रोथ है ये? सेकेंडरी ग्रोथ है। बीच में ये क्या है? दिस इज दी पिथ, और पिथ से ये जो रेज निकलती हुई दिख रही हैं आपको, ये कहलाती हैं मेड्यूलरी रेज। मेड्यूलरी रेज, दैट्स ऑल। क्वेश्चन में पूछा गया था कॉन्स्टिट्यूट कैम्बियल रिंग, कौन बनाता है कैम्बियल रिंग? इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। Clear? So the answer is interfascicular cambium plus intrafascicular cambium forms the cambial ring. All right? So this is the answer to this question. ये डायग्राम याद रखिएगा, बाकी आप सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव वन बेसिक फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन फेलोजेन एंड फेलोडर्म। तो फेलोजम और फेलोजेन और फेलोडर्म हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होने लगती है तो क्या होता था, बीच में ये हमारा प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम के बाहर सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के बाहर रिंग होती है ना? कौन सी रिंग कहलाती है? ये कैम्बियल रिंग। कैम्बियल रिंग के बाहर सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर क्या होता है? छोटा सा कहीं पर प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, अब इसके बाहर कौन सी लेयर होती है? इसके बाहर होती है पेरिसाइकिल की लेयर। ठीक है, तो होता क्या है, अब हम अगर इसे मार्क करें तो ये है हमारा प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम के बाहर है सेकेंडरी जाइलम, उसके बाहर ये क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम। ये क्या है? 1 मिनट, दिस इज प्राइमरी फ्लोएम, है ना? ये क्या है? कैम्बियल रिंग। यही होता था। अब क्या होता है, यहां पर नया सेल बनता जाएगा, यहां नया सेल, नया सेकेंडरी जाइलम बनता जाएगा, यहां पर सेकेंडरी फ्लोएम बनता जाएगा, और जब ये नए सेल्स डिपॉजिट होते चले जाते हैं तो ये बाहर की तरफ, नए सेल अंदर आ रहे हैं तो बाहर की तरफ धक्का पड़ेगा, बाहर के टिश्यूज को, तो बाहर के टिश्यूज को जब धक्का पड़ता है तो जो एपिडर्मिस होगी, क्योंकि सबसे बाहर की तो डर्मिस एपिडर्मिस है, उसके बाद हाइपोडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, और फिर पेरिसाइकिल में ये सब, तो क्या होता है कि जो बाहर की एपिडर्मिस है वो इस तरीके से फटने लगती है। ठीक है, फटने लगती है, स्ट्रेच होकर इतना स्ट्रेच हो जाती है कि वो वहां से ब्रेक हो जाती है। तो ये ब्रेक कहां दिख रहा है अपने को? ये एपिडर्मिस ब्रेक हो गई, फट गई, एपिडर्मिस टूट गई। ठीक है, जैसे ही एपिडर्मिस ब्रेक होती है तो वहां पर कौन आ जाता है? फेलोडर्म, फेलोजेन, फेलम। ठीक, तो ये सबसे पहले आती है, 1 मिनट, सबसे पहले आती है कुछ बहुत सारे सेल्स की लेयर, बहुत सारे ऐसे सेल्स की लेयर जो कहलाती है फेलोजेन। ये फेलोजेन की लेयर नए सेल्स बनाती है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। ठीक है, तो बाहर की तरफ जो सेल्स बनते हैं, यहां पर ये बाहर की तरफ जो सेल्स बनते हैं वो कौन से सेल्स कहलाते हैं? बाहर की तरफ कहलाते हैं फेलम, जो कि क्या है? कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, अब फेलम के नीचे यहां पर ये दोनों साइड सेल्स बनाती है, तो कुछ सेल्स ये नीचे भी बनाती है, ऐसे
यहां पे, जो कैसे हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या कहलाता है, फेलोडर्म, फेलोडर्म। और ये जो पर्पल वाली लेयर की सेल्स दिख रही है, जिसको मैंने आपको बताया कि ये पर्पल वाली लेयर की सेल है फेलम, ये होते हैं डेड इन नेचर, ये डेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, यहाँ जो ये खाली एरिया था, ये जो खाली एरिया आपको दिख रहा था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ पर जब डेड सेल्स आ जाएंगे तो क्या होगा, वो जो खुला दरवाजा था वहां पर आपने डेड सेल लगा दिए तो वहां पे कवर बन गया, कवरिंग हो गई। तो ये जो फेलम है, फेलोजेन है और फेलोडर्म है, इन तीनों को अगर हम मिला दें, इन तीनों को अगर हम मिला दें तो ये तीनों की तीनों मिलाकर कहलाती हैं पेरीडर्म, पेरीडर्मल लेयर, बाहर की तरफ। तो प्लांट में, पेड़ में बड़े बाहर जो दिख रहा है वो कौन है, फेलोडर्म दिख रहा है, ठीक है, जो कॉर्क बनाएगा, कॉर्क कैम्बियम बनाएगा। अगर आपको ऐसे फेलम के भी नाम चाहिए तो मैं आपको वो भी लिख के बता देती हूँ। बाहर वाला जो फेलम होता है वो कहलाता है कॉर्क, अंदर वाला फेलोजन जो क्या है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला, वो कहलाता है कॉर्क कैम्बियम, और फेलोडर्म जो है वो कहलाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये तीनों की तीनों लेयर कहलाती हैं पेरीडर्म। These three layers are पेरीडर्म, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है फंक्शनल डिफरेंस फेलोजन और फेलोडर्म में क्या होता है। तो देखो, फेलोजन जो है वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाली लेयर है जो ऊपर नीचे नए सेल्स बना रही है। तो सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस क्या है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दैट इट इज फॉर्मिंग अ न्यू सेल। और फेलोडर्म कैसी है, परमानेंट टिश्यू है, उसमें कोई नया सेल्स नहीं बनना है। परमानेंट टिश्यू है मतलब एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा लेकिन सेल डिवीजन नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो फेलोजन और फेलोडर्म में होता है वो यही होता है कि फेलोजन जो है वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाली डिवाइडिंग लेयर की सेल्स होती है, फेलोडर्म जो है वो परमानेंट लेयर की सेल्स होती है। नाउ सी टुवर्ड्स द आंसर। फेलोजन इज कपल ऑफ लेयर्स थिक। फेलोजन जो है उसमें 2-4 लेयर्स होते हैं सेल के। इट इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स। अच्छा, इसमें जो सेल्स हैं वो नैरो पतली वॉल वाले रेक्टेंगुलर शेप के क्यों हैं, ताकि उसे इजीली डिवाइड हो सके वो, ठीक है। फेलोजन कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड, मैंने आपको बोला ना ऊपर नीचे दोनों साइड सेल्स बना रही है। सो आउटर सेल्स डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क, ऊपर वाले जो फेलम है वो क्या है, कॉर्क, और फेलम, while the inner cells differentiate into secondary cortex और फेलोडर्म। बोला था ना मैंने, सेकेंडरी कॉर्टेक्स नीचे वाली और या फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म। तो ये जो फेलोजन है इसी ने सारा काम किया है। ये जो फेलोजन है इसी ने ऊपर भी नए सेल्स बनाए, नीचे भी नए सेल्स बनाए। ऊपर के सेल्स जो बने वो है फेलम या फिर कॉर्क जो कि नेचर में डेड हैं। इसके बाद फेलोजन के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी है, दे डिवाइड। और फेलोजन को हम और क्या बोलते हैं, फेलोजन को हम और क्या बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम। और ये नीचे की तरफ नए सेल्स बनाती है और वो सेल कहलाते हैं फेलोडर्म। फेलोडर्म कैसे हैं, परमानेंट सेल्स हैं, परमानेंट सेल्स हैं। और क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। इसको कोई भी नहीं भूलेगा, ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और ये तीनों फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म मिल करके कहलाती हैं पेरीडर्म। और ये पेरीडर्म क्यों बनी थी, बाहर अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से जब जाइलम फ्लोएम ज्यादा बना तो बाहर की जो एपिडर्मिस है वो टूट गई, फट गई, स्ट्रेच हो गई। तो वहां जो स्ट्रेच हुए पोर्शंस हैं जहां पर वो पेरीडर्म अलग हो गई है, जहां पर एपिडर्मिस अलग हो गई है, वहां ये पेरीडर्मिस आ जाती है, पेरीडर्म आ जाती है और कवर कर देती है और वापस से वो प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देती है। That's it. That is all about the answer to this question. Next question की तरफ move on करते हैं। Question number 10 says, arrange the following in the sequence. You would find them in the plant starting from periphery, phellum, phellogen, phellodum. Periphery मतलब अगर ये प्लांट की आउटर लेयर है तो इसमें पेरीफेरी ये वाला पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन और अंदर वाला पोर्शन सेंटर कहलाता है। तो सबसे बाहर क्या होगा, सबसे बाहर यानी अगर हम यहां से चालू करें, है ना, तो सबसे बाहर हमको कौन मिलेगा, सबसे बाहर हमें मिलेगी कॉर्टेक्स।
कॉर्टेक्स यानी कि फेलम, फेलम के बाद अंदर हमको क्या मिलेगी, फेलम को बनाने वाली फेलोजन, फेलोजन के अंदर हमें कौन मिलेगा, फेलोडर्म। तो ये सीक्वेंस तो लिख लोगे, अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो मैंने यही बताया। नाम याद रखना, मैं बार बार इसलिए बता रही हूं ताकि आप बिल्कुल भी इसको भूले नहीं, कंफ्यूज ना हो। अगर क्वेश्चन में फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म नहीं दिया होगा तो हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो कॉर्टेक्स के बाहर वाली लेयर, सॉरी कॉर्क के बाहर वाली लेयर, कॉर्क के बाहर वाली लेयर, या फिर कॉर्क कैम्बियम, या फिर क्वेश्चन में लिखा हो सकता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। एक ही बात है, एक ही नाम है, ठीक है। और ये तीनों के तीनों फिर से पेरिडर्म, क्लियर। तो ये सीक्वेंस होगा, पहले फेलम, फिर फेलोजन और फिर फेलोडर्म, पहले फेलम, फिर फेलोजन, फिर फेलोडर्म, क्लियर। दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 सेज इफ वन डिबार्क्स द ट्री व्हाट पार्ट ऑफ प्लांट इज बीइंग रिमूव्ड। अगर हम डिबार्क कर दें ट्री को तो कौन सा पोर्शन प्लांट का रिमूव होता है, यानी अगर हम बार्क वाला पोर्शन हटा दें तो बीच में क्या बचेगा, बार्क वाला पोर्शन हटा देंगे तो बीच में वैस्कुलर बंडल बचेगा, ठीक है। तो बार्क में, बार्क जब भी हटाया जाता है यानी आउटर सेल्स जब भी हटाए जाते हैं तो क्या हटाया जाता है, पेरिडर्म। पेरिडर्म के अब पेरिडर्म आ गई मतलब कि एपिडर्मिस तो थी नहीं ना, एपिडर्मिस जब फट गई थी, स्ट्रेच हो गई थी, बर्स्ट हो गई थी, तभी तो ये पेरिडर्म बनी थी। तो पेरिडर्म, पेरिडर्म के बाद हमको प्राइमरी फ्लोएम मिल सकता है या प्राइमरी या फिर सेकेंडरी फ्लोएम मिल सकता है। उसके अंदर जितना भी कुछ होगा कैम्बियल रिंग से वो वैस्कुलर वाला, वो सारा का सारा पोर्शन वहीं रहेगा। बार्क में सिर्फ इतनी चीजें हटती हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी बार्किंग, यानी आउटर बार्क वाला पोर्शन आपने रिमूव कर दिया। तो अब ये बताओ इसके बाद भी प्लांट जिंदा रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बाकी ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है ना। सो ऑन डिबार्किंग ट्री, जब हम बार्क हटाते हैं ट्री का, ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वैस्कुलर कैम्बियम गेट्स रिमूव्ड। वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम अगर ये है तो वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर क्या क्या रहा होगा, क्या क्या रहा होगा, यहां पर सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, ठीक है, और यहां सेंटर में पिथ रहा होगा, ठीक है। तो ये अंदर का पोर्शन बच जाएगा, इसके बाहर जो भी होगा, इसके बाहर क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम और पेरिडर्म, ठीक है। तो क्या क्या हटता है, दैट इज पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम तक हट जाता है, वैस्कुलर कैम्बियम रिंग के अंदर वाली सारी चीजें बची रह जाती हैं। उसके अंदर क्या क्या आएगा, उसके अंदर आएगा प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, पिथ, मेडिलरी रेज, ये पोर्शन बच जाता है, क्लियर। दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। जहां पे आपसे पूछा था अगर डी बार्क करेंगे तो कौन सा पोर्शन बचेगा, अगर डी बार्क कर देंगे तो बचेगा हमारा वैस्कुलर कैम्बियम, उससे पहले का सब गायब, ठीक है। ऑल राइट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। The cross section of plant material showed the following feature when viewed under microscope. क्या क्या फीचर देखे जब हमने एक प्लांट को, प्लांट के क्रॉस सेक्शन को कट करके माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें कुछ ऐसे पार्ट्स मिले जहां पर ए वाला था, यानी कि वैस्कुलर बंडल वेयर रेडियली अरेंज्ड। रेडियली अरेंज्ड मतलब वो दो रेडियाई में अरेंज्ड थे। तो एक तो ये फीचर था, दूसरा था 4 जाइलम स्ट्रैंड्स विद एक्सार्च कंडीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। अगर 4 जाइलम लिखा है तो मतलब क्या है, हमारे पास टेट्राच। पहले तो हम लिख लेते हैं, पहली जो चीज हमको मिली वो थी वैस्कुलर बंडल। कैसा था वैस्कुलर बंडल, रेडियल, रेडियल वैस्कुलर बंडल। दूसरा हमें 4 जाइलम मिले यानी कि टेट्रार्च, और वो भी किस सिचुएशन में अरेंज थे, एक्सार्च सिचुएशन में अरेंज्ड थे, ठीक है। उसके बाद एक्सार्च सिचुएशन में प्रोटोजाइलम। टू विच ऑर्गन शुड बी असाइन, टू विच ऑर्गन शुड बी असाइन, कहां जाएगा, किस तरफ जाएगा, ये सब हमें कहां देखने को मिलता है। सो वी सी ऑल दीज कैरेक्टर्स इन दी डाइकॉट रूट। कैसे पता चला,
प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम के बारे में बताया है। डाइकॉट रूट में जहां रेडियल अरेंजमेंट होता है, वहीं डाइकॉट की स्टेम से हमने इसे कंफ्यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पर वैस्कुलर बंडल रेडियली अरेंज नहीं होता, बल्कि कैसे अरेंज्ड होता है, कॉन्जॉइंट टाइप का। ठीक है, कॉन्जॉइंट टाइप का मतलब ऐसा अरेंजमेंट होता है, यहां जाइलम, यहां फ्लोएम, बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो डिवाइड करने की कैपेसिटी रखता है। अगर ये प्रेजेंट होता है तो हम बोलते हैं डाइकॉट की स्टेम है, लेकिन रेडियल अरेंजमेंट है तो दिस आंसर गोज टुवर्ड्स द डाइकॉट रूट ओनली अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अगली बार जब भी कोई दिक्कत आए, सबसे पहले हमें ये चैप्टर का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें पता होना चाहिए कौन से पार्ट में किस तरीके का वैस्कुलर अरेंजमेंट है, जो मैं ऑलरेडी आपको रिवाइज करा चुकी हूं। दैट इज ऑल टू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 सेज व्हाट डू हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड स्टैंड्स फॉर। हार्डवुड और सॉफ्टवुड, हार्डवुड और सॉफ्ट वुड। हार्डवुड जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, हार्डवुड जो है वो प्रेजेंट होता है एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में, और सॉफ्टवुड जो है वो प्रेजेंट होता है जिम्नोस्पर्म्स में। ऐसा क्यों है मैडम, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनके पास वैस्कुलर बंडल नहीं है, वैस्कुलर वेसल्स नहीं है, एक्चुअली वैस्कुलर बंडल नहीं, वेसल्स नहीं है। वेसल्स ना होने की वजह से वो सॉफ्ट है, और जहां वेसल्स है वो हार्ड हो गया। तो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि जिसकी हमने एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ी, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म की, वहां हार्डवुड प्रेजेंट होगा क्योंकि वहां पे वेसल्स प्रेजेंट है, हमने स्क्लेरिड्स वगैरह देखे हुए हैं ऑलरेडी। सो सी द आंसर, जिम्नोस्पर्म वुड इज कॉल्ड एज सॉफ्टवुड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेसल्स। वहां वेसल्स नहीं है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉन पोरस वुड। उसमें अगर वेसल होता तो ऐसा थ्रू एंड थ्रू पाइप होता, कुछ पाइप जैसा होता, जिसमें ये जो है यहां पर पोर होता, पोरस होता ये, यानी कि कुछ छेद, कोई जगह होती, तो वो जगह नहीं थी, तो ये सॉफ्ट वुड हो गया, नॉन पोरस वुड। डाइकॉट एंजियोस्पर्मिक वुड इज कॉल्ड हार्डवुड बिकॉज इट पोजेस अबंडेंट वेसल्स। उसमें बहुत सारे वेसल्स हैं तो वो हार्ड हो गया। क्लियर, दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये तो एकदम ही लड्डू क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं बता सकते। जिम्नोस्पर्म के पास जो वुड है वो सॉफ्ट वुड है क्योंकि उसके पास वेसल्स नहीं है। एंजियोस्पर्म के पास जो वुड है वो हार्ड वुड है क्योंकि उसके पास बहुत सारे वेसल्स हैं। दैट इज ऑल टू द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। और यहां पर हमने कंप्लीट कर ली अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आई होप, उम्मीद करती हूं कि आपको सारी चीजें क्लियरली पिक्चराइज हो गई होंगी, इमेजिन कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा। जरूर से हमें इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना है, ये जरूरी है चैप्टर, वरना हम नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। और इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए क्या किया, इन सारे वीडियोस को हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, हर बुक वाइज जो वीडियोस हैं उनको अरेंज कराया है। 2 और जगह यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं, इसके अलावा हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि है www.magnetbrains.com, और प्ले स्टोर पे अवेलेबल ऐप जो भी मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से अवेलेबल है, उन दोनों पर आप इन वीडियोस को सीक्वेंस में देख सकते हैं ताकि आपको आपके कोर्स की पढ़ाई करने में कोई भी परेशानी ना आए। ये वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हर चैप्टर के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो टाइप करिए www.magnetbrains.com, उससे हमारा ऑफिशियल पेज ओपन होगा। वहां पर ऑप्शन दिया रहता है टू एक्सप्लोर द टॉप कोर्सेज, जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं उसे एक्सप्लोर करिए। जैसे वहां लिखा रहेगा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, तो आपको जो भी पढ़ना है आप उसको क्लिक करिए। जैसे हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, उसमें हमको पढ़ना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 का क्लिक करो। वहां पे 6 से 12 तक के सभी क्लासेस के, सभी सब्जेक्ट्स के आपको वीडियोस दिख जाएंगे विद द इमेज ऑफ द पर्टिकुलर टीचर जो आपको वो पढ़ाएंगे। हमें बायोलॉजी पढ़ना था, हमने बायोलॉजी पर वॉच नाउ क्लिक किया। जब हम वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा पेज ओपन होगा जहां पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें क्या क्या है, और इसके अलावा यहाँ चैप्टर वाइज वीडियोस भी दिए हुए हैं, उस पर क्लिक करिए तो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले होने लगेगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, अगर सब समझ में आ गया है, शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। सब्सक्राइब कर लेने से कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। मैं मिलूंगी फिर से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।